मार्च से जून के महीने में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री जी को, और मैंने ये कहा था कि भाई वैक्सीन तो आ जाएगी मान लो, लेकिन वैक्सीन लगाएंगे कैसे हम? आधार के आधार पर मैं बैंक में पैसा ट्रांसफर करता हूँ, उन्होंने आधार के आधार पर कर दिया। दैट इज अ फीचर, दैट इज नॉट अ प्राइवेसी वायलेशन यार। फॉर एग्जाम्पल आधार में एवरीबडी द होल वर्ल्ड हैड सेड कि आधार तो प्रोजेक्ट बेकार है, ये हो ही नहीं सकता है, प्राइवेसी वायलेट करता है, ये जो है बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कर देगा, ये फलाना, इसके नुकसान हो जाएंगे, तरह तरह की बातें होती रहती थी। मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं। मूवीज़ में भी अब OTT जैसे प्लेटफॉर्म आ गया है तो OTT में भी अपना कुछ कुछ देख लेते हैं। मेरी पत्नी जो है हाउस वाइफ हैं, होम सेक्रेटरी है, एंड शी इज द बॉस इन द हाउस। उसका कारण यही है कि उन्होंने कहा कि आपका जीवन तो बिल्कुल ही बेकार जीवन है, यू आर नॉट जब व्हेन वी वर ग्रोइंग यू आर नॉट विद अस, आपने तो अपना जॉब को मैरिड कर लिया था। Okay, so hello everyone, welcome back to another episode of Chill Mizaj, and today we have Dr. Ram Sevak Sharma ji with us. Sir, बहुत स्वागत है. Thank you very much. Sir, talking about you, you have been former Chief Secretary of Jharkhand, then you have been first Director General and Mission Director of Aadhaar Card, then you have been CEO of National Health Authority, then Chairperson of CoWIN Platform, and even Secretary of Department of Electronics and IT, and then former Chairman of TRAI also. Sir, that's too much. No, it is not too much यार। ये तो मतलब नॉर्मल कोर्स में सरकारी नौकरी जब आदमी करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, पोस्टिंग होती रहती है, ट्रांसफर होते रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इट इज़ नथिंग एक्सेप्शनल। Every position was on the top. ठीक है, दैट इज, आई मीन आई वाज लकी एनफ टू गेट इनटू दोज पोजीशंस, बट आई थिंक इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द जॉब व्हिच वी वर डूइंग, नथिंग एक्सेप्शनल अबाउट इट। Okay, so we will discuss everything in detail. But sir, I want to start from the beginning. So सबसे पहले मुझे आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना है कि आपका बचपन कैसा था? देखो यार, बचपन तो मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, बहुत छोटा गांव जिसकी जनसंख्या करीब 1000 के लगभग है। उस गांव में कोई स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, और हम लोग मतलब माय मदर डाइड व्हेन आई वाज जस्ट 1.5 years। तो मेरी मौसी जो मेरी माँ की छोटी बहन थी, उनका परवरिश हुआ मेरा, और हम लोग नॉर्मल किसान परिवार से आते हैं। तो हमारी शुरुआत पढ़ाई की हुई प्राइमरी पाठशाला मटामई से, जो करीब करीब गांव से 1.5 किलोमीटर दूर था, एंड इट वाज, यू कैन इमेजिन, आई वाज बोर्न इन 1955। तो उसके बाद से करीब 60s में शुरुआत हुई पढ़ाई की। तो वहाँ प्राइमरी स्कूल तक पढ़े, अंग्रेजी तो उस समय थी नहीं, तो 6वीं क्लास से ABCD शुरू हुई। 6वीं क्लास में एक मिडिल स्कूल था गांव के पास में ही, 2-3 किलोमीटर दूर, तो वहाँ हम लोग जाते थे। तो वहाँ पर वो ABC, CAT, कैट माने बिल्ली, और BAT बैट माने बल्ला, वो सब शुरुआत हुई। फिर 8वां क्लास तक पढ़े उस स्कूल में, मिडिल स्कूल में। उसके बाद देन आई वेंट टू एक PDJ इंटर कॉलेज है फिरोजाबाद में, जो हमारे गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ हम लोग साइकिल से जाते थे, आते थे। तो 9 to 12 आई स्टडीड देयर। बचपन ठीक ही गुजरा, मतलब कोई ऐसी अभाव नहीं था जीवन में। हम लोग गांव के मध्यम वर्गीय परिवार जिसको कह सकते हैं, बट हमारे पिताजी खेती करते थे और हमारे बाकी लोग भी थे परिवार में, वो सब हमारा खेती होती है, और अभी भी हमारा एंसेस्ट्रल खेत है वहाँ गांव में। मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे अभी भी। सर, अब बचपन में क्या बनना चाहते थे? बिकॉज व्हेन आई वाज अ किड, मैं तो मतलब पायलट, एस्ट्रोनॉट, ऐसी चीजें आती हैं। देन उस टाइम तो आपको ब्यूरोक्रेसी का इतना आइडिया होगा नहीं, तो आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? यार देखो, बचपन में तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। एक प्रकार से कोई बहुत एम्बिशन टाइप का नहीं था। लेकिन हुआ ये कि 12वां क्लास जब मैंने पास किया PDJ इंटर कॉलेज से, तो उस वक्त किसी ने मेरे दिमाग में भर दिया कि साइंटिस्ट होना चाहिए, साइंटिस्ट बड़ा अच्छी चीज़ होती है। तो मेरे दिमाग में साइंटिस्ट बनने का ख्वाब पैदा हो गया। मैं गणित में बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स में, तो मुझे लगा कि सब मैथमेटिक्स में अच्छा होना। फिर उसके बाद 12वीं क्लास में फिजिक्स भी थी, साइंस 10वीं में थी, 12वीं में फिजिक्स थी। तो मैंने कहा भाई मुझे जो है साइंटिस्ट बनना है। तो ये मेरे दिमाग में बात घुस गई।
किसी ने मुझे वहाँ पे बताया कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में खूब साइंटिस्ट बनते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेघनाथ साहा वहाँ से मतलब बड़े वैज्ञानिक फिजिसिस्ट निकले थे। तो किसी ने कहा वहाँ जाके एडमिशन लेने से वहाँ से साइंटिस्ट बनने की तैयारी हो जाएगी शुरू। तो वो मेरे जीवन का शायद बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नहीं तो अदरवाइज़ फिरोज़ाबाद में भी डिग्री कॉलेज था, फिरोज़ाबाद में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ होता था। लेकिन ये जो भूख थी कि भाई साइंटिस्ट बनना है, बिना कुछ जाने हुए भी साइंटिस्ट होता क्या है एक प्रकार से, तो मैं जो है वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ गया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद इलाहाबाद में कोई साइंटिस्ट बनना ही नहीं चाहता था। इलाहाबाद में सब लोग IAS ऑफिसर ही बनना चाहते थे। तो IAS ऑफिसर बनना था तो मुझे तो लगा कि भाई ये तो मतलब गलत जगह पे मैं आ गया। तो मैंने 2 साल वहाँ पे BSc की 72 से 74 तक। तो मुझे लगा कि ये साइंटिस्ट बनने की सही जगह नहीं है। तब तक मुझे थोड़ा आइडिया भी हो गया था कि भाई ये अच्छा मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक जगह कहाँ हो सकती है। तो फिर पता लगा कि IIT कानपुर में सब लोग जा कर के यहाँ आते हैं और यहाँ जा कर के बाहर चले जाते हैं। तो बाहर अच्छा साइंटिस्ट बनने का स्कोप रहता है। तो मैं BSc करने के बाद 2 साल की MSc में यहाँ आ गया। तो मैंने मैथमेटिक्स से MSc यहाँ से की। उसके बाद मेरा बाहर जाने का सपना वो गड़बड़ हो गया। बिकॉज घर वालों ने कहा कि नहीं यार ये सब बाहर बाहर जाना ठीक नहीं। हमारे गांव की बैकग्राउंड थी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो उनको थोड़ा डर लगता था कि बाहर जाएगा तो ये बड़ा बाहर से शादी कर लाएगा और ये हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उस तरह की चीज़ थी। तो लोगों ने अपना नहीं जाने दिया। जब नहीं जाने दिया और फिर हमने देखा कि भाई अब यहीं पे कुछ करना है, तो फिर उस समय शुरुआत बहुत सारे लोग IIT से, उस समय 76 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते थे। अब तो काफ़ी लोग जाने लगे हैं। शुरुआत थी उस वक्त एक सुधीर व्यास थे हमारे यहाँ, हमसे 1 साल सीनियर, जो BTech कर रहे थे यहाँ पे। वो यहाँ से पहली बार गए थे 77 में। तो जब ये हुआ तो फिर हमने कहा भाई IAS में बैठ जाते हैं। तो उसके लिए भाई कैसे काम चलेगा। MSc हमने 76 में ख़त्म कर दी। और उसके बाद MSc के बाद क्या हुआ, मेरी उम्र 2 महीना कम थी IAS में बैठने के लिए। 21 साल मिनिमम उम्र थी। 21 साल के जिस साल में एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, उस साल में आपकी उम्र 21 साल 31 अगस्त को होनी चाहिए। तो मेरी 2 महीने कम पड़ रही थी। तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हमारे गुरुजी थे, उनसे कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं PhD ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं 1 साल तक प्रयास करूँगा इसमें सिविल सर्विसेज में। अगर मेरा हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल डू PhD इन मैथमेटिक्स। तो मेरा एडमिशन हो गया PhD में। तो 77 में आई अपीयर्ड इनटू दी सिविल सर्विसेज। और फिर मैं अल्टीमेटली जिस चीज़ से दूर भाग रहा था सिविल सर्विसेज से, वही चीज़ अंततः उसी चीज़ में मैं चला गया। सर काफी लोग अभी भी IITians को क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर आप IIT में आप सीट वेस्ट कर रहे हो, कि मतलब आप IIT जा रहे हो, आप सिविल सेवा में जा रहे हो। तो सर आपका जो इतना अनुभव रहा है, तो हाउ डिड यू यूटिलाइज योर IIT कानपुर एक्सपीरियंस इन योर सिविल सर्विसेज? जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा तो कोई मैं तो इंजीनियरिंग का छात्र नहीं था यहाँ पे, मैं तो MSc मैथमेटिक्स में था। तो मैथमेटिक्स तो देखो ऐसा है, मैथमेटिक्स एज दे राइटली से इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। मैथमेटिक्स इज फंडामेंटल। उसमें आपके जो उसको फंडे कहते हैं ना, फंडे क्लियर हो जाते हैं आदमी के कि मतलब बाकी चीज़ों को एक दृष्टिकोण बन जाता है चीज़ों को उस दृष्टि से देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो हमारी जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन पर से काम में नहीं आती है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस इन दी सिविल सर्विसेज, बट जो एजुकेशन से जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आती है दुनिया की, और प्रॉब्लम को अटैक करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो चीज़ आती है, टेक्निक कह सकते हैं आप उसको, या अप्रोच कह सकते हैं, वो आपको काम आती है। यही बात मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग में भी लागू होती होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने तो मैथमेटिक्स था, वो मेरा प्योर मैथमेटिक्स था। टोपोलॉजी या अलजेब्रा या फिर नंबर थियरी, उस समय के डिफरेंशियल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, उस तरह के विषय होते थे। इनका तो कोई उपयोग सिविल सर्विसेज में तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक प्रकार की ट्रेनिंग है, वो एक प्रकार का आपको एक डिसिप्लिन लाता है।
और डिसिप्लिन जो कि हर क्षेत्र में जीवन का, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे आप और किसी जॉब में हों, आपके काम आता है। अदर देन सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट यू आर ऑल्सो ग्रेट स्कॉलर, मतलब उस टाइम तो आपने पीएचडी छोड़ दी थी, पर बाद में यू डन पीएचडी ऑल्सो, एंड वो भी उस उम्र में जब प्रोफेसर भी रिटायर होने वाले होते हैं, तो उस उम्र में आपने पीएचडी की। सो हाउ वाज द फीलिंग, मतलब बच्चे तो आपको सर समझते होंगे क्लास में जब आप जाते होंगे। नहीं, मेरा पीएचडी के पहले एक और अनुभव था। वो अनुभव था कि मैं शुरुआत में जब नौकरी में आया तो उस वक्त कंप्यूटर्स वगैरह कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा फैसिनेशन था मैथमेटिक्स से और कैसे यूज़ कर सकते हैं इस नॉलेज को। तो मैंने शुरुआत से ही कुछ यूज़ करना शुरू किया। तो मैंने पहला कंप्यूटर 1985 में ख़रीदा, 1985 में। 1985 में। उस वक्त लोग कंप्यूटर नहीं जानते थे। एक DCM टेंडी करके मशीन आती थी, वो थी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, अब तो जो है सो है ऑपरेटिंग सिस्टम, उस वक्त एक 6.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क था, 6.25 इंच का, उसमें घुसाते थे उसको। 64K उसका टोटल कैपेसिटी था, 64 किलोबाइट्स, यस, KB किलोबाइट्स। तो वो मेरा इंटरेस्ट रहा उसमें, और धीरे धीरे जैसे चीज़ बढ़ती गई तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मेरा एक पैशन बन गया। तो मैं जब 2000 में, व्हेन आई वाज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैं जॉइंट सेक्रेटरी था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि भाई आप, यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स बट you have no formal knowledge of computer. You have only masters in mathematics. And mathematics, that too in the 1976, उसमें तो कंप्यूटर का कोई बात ही नहीं था। बाद में तो मैथमेटिक्स में भी लोग कंप्यूटर्स पढ़ाने लगे। Then I thought, let me have a formal, rigorous training of the computers. So then I, at the age of 45, I applied for admission in some universities in America. And then I got admission in one of the university and also a scholarship. I got admission in a number of universities, but one university gave me scholarship and fee waiver and other kinds of things. And I joined masters in computer science in the age of 45. And I took all my children and my wife and everybody. So I did my masters in computer science from University of California in Riverside campus, UC Riverside. तो वो करके, तो वो जो है उस वक्त बड़ी स्थिति गंभीर थी, क्योंकि मेरी जितनी उम्र थी, मेरे बच्चों की उम्र के मेरे क्लासमेट्स थे मास्टर्स में, तो बड़ा शर्म लगती थी एक शुरुआत में तो। लेकिन बाद में अमेरिका में इस तरह का होता रहता है। अमेरिका में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लोग अजीब तरह से देखें कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। तो मैं वहाँ से फिर MSc करके आया, तब मुझे लगा कि भाई फॉर्मल डिग्री, तो मेरा ये विचार रहा है कि भाई आदमी को ग्रो करते रहना चाहिए, आदमी को सीखते रहना चाहिए। अगर आदमी सीखना बंद कर देगा तो आदमी मतलब मेंटली तो डेथ ही कर जाएगा एक तरह से। सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग न्यू इश्यूज, लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स, दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा वही पैशन है, तो उसी के लिए आई केप्ट ऑन। वंस आई डिड माई मास्टर्स, देन आई केम बैक, देन ऑन द सेम, देन आई डिड माई, ये जो UIDAI वाला जो था आधार का, वो अनुभव बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव रहा। उसमें न केवल प्रशासनिक बल्कि टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी उपयोग हुआ आधार के बनाने में। तो उसमें मैं इंटरेस्टेड हो गया, तो मैंने फिर IIT दिल्ली में PhD में एनरोल कराया 2012 में। उस समय मैं इसमें ही था, आधार में ही था, और उसके बाद फिर 6 साल कंप्लीट होने में लगे, मैंने आई कंप्लीटेड माई PhD। तो ये बेसिकली इट्स नॉट फॉर एनीथिंग कि मतलब मैं कोई PhD करके मुझे कोई जॉब मिल जाएगा या मुझे कोई वो हो जाएगा, बट इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ योर ओन डिज़ायर टू लर्न। So sir, you are the first Director General and Mission Director of Aadhaar Card. So how everything started? How you came upon the board? I was actually not aware about this project. तो हुआ ये था कि I was working after coming back from America, after doing my masters in 2002. I joined government of Jharkhand because I was Bihar cadre. और मेरा जब 2000 में, सन 2000 में झारखंड एंड बिहार वर सेपरेटेड, और I got Jharkhand, allotted to Jharkhand cadre. So I came back and I joined in the government of Jharkhand. I was given a post of principal secretary to governor, and then of course I continued many
posts. I was secretary in the IT department of Government of Jharkhand, secretary in the Human Resource Department, Personnel Department, many departments. So I got promoted also to the rank of secretary, additional secretary to the Government of India, sometime in the year 2001, etc. So I was actually wanting to go to Government of India. दिल्ली जाना चाहता था, मेरा घर है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, फिरोजाबाद के पास में, तो मैंने कहा वो घर में भी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं तो उनको भी पास रहेगा तो अच्छा रहेगा. Then I got a call from Government of India, कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ से, कि भाई you have been identified for a nationally important project, तो आप जो है आकर के would you like to come, number one, and number two, if you would like to come, then you meet Mr. Nandan Nilekani. Co-founder of Infosys. Yes. So I said, all right, I will meet. So then I found out कि क्या है ये project. Then Nandan also called me and talked to me. Then we met. I met Nandan. So this was the Aadhaar, Unique ID Authority of India का project था. उसमें आधार नाम नहीं था, मतलब Unique ID, creating unique IDs for the people. So Nandan was notified as the chairman of that authority, and he was looking for some director general and mission director. There was a post of number 2 post. Chairman was the chairman, the head of the organization, and CEO was the additional the director general and mission director. So he was looking for somebody. They had asked him कि भाई ठीक है, he should be an IAS officer of this seniority. तो वो उसमें लिखा हुआ था उसके terms of reference में. So he was looking for some people. Some people had refused also because उनको तो लगा कि भाई कोई ना कोई ऑफिस है ना कोई कुछ है, मतलब ऐसे ही क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा. Nobody knew. It was like a startup, as you say now. So then he looked at various profiles, and then he said, "Bhai, he is this person, very strange person. He went to do his masters in computer science at the age of 45. इसका क्या है मतलब? This is a funny fellow." And somebody informed me about me. So then I met, and then we decided that both of us said. He said, "Will you do it?" I said, "Yes, I'll do it." So then I came on board. So I came on board in July of 2009. Nandan came on board on 24th July. I came on board on 31st July, and both of us worked for 4 years thereafter in Aadhaar. सर ये आधार कार्ड नाम कहाँ से है फिर? पहले तो ये UID है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है एक्चुअली. हुआ क्या था कि पहले तो था कि भाई यूनिक आईडी है ये. अब यूनिक आईडी है क्या है वो तो हम लोगों ने आर्किटेक्ट तो कर दिया इसको. अब इसका नाम क्या लगाया जाए, इसका लोगो कैसे बने. तो हम लोगों ने कहा कि भाई लोगो जो बनेगा वो कंपटीशन के थ्रू बनेगा, ऐसे कंपटीशन. हाँ, तो हम लोगों ने एक कंपटीशन कहा कि भाई, अब मुझे याद नहीं 50,000 रुपये 1 लाख रुपए का इनाम रखा था हम लोगों ने. तो कहा कि लोगो बनाइए, और इसके नाम के लिए भी बहुत सारा लोगों ने कहा किस तरह से अपना नाम क्या रखा जाए इसका. तो बहुत सारा पहचान, मेरी पहचान, तरह तरह के सैकड़ों नाम उस वक्त आए. मतलब लोगों ने सजेशंस दिए. उसी प्रकार से ये जो लोगो था उसके लिए भी कई सारे सजेशंस आए. तो उसके बाद हम लोगों ने एक सिलेक्शन कमेटी टाइप की बनाई. तो सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया. बट आधार बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई. आधार में एक हमारा लड़का था, वो गया राजस्थान में अपना इसी तरह का हम लोग काम कर रहे थे कि भाई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर रहे थे हम लोग कि भाई कैसे एनरोलमेंट होगा, क्या एनरोलमेंट होने के बाद ये डुप्लीकेट कर सकेगा इतने नंबर ऑफ इतनी संख्या को. तो बहुत सारे प्रश्न थे, बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. हिंदुस्तान में यूनिक आईडी, मतलब तुम्हारा आईडी बन जाए और तुम दूसरा आईडी ना बना सको, तो ये तभी संभव है जब कि हम आपका कोई ऐसा एट्रीब्यूट कैप्चर कर लें जो एट्रीब्यूट जो है दूसरे किसी से मिलता ना हो. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 10 फिंगरप्रिंट और दोनों आइरिस और चेहरा, ये 13 एट्रीब्यूट एक प्रकार से हो गए. ये कलेक्ट करेंगे हम आदमी का, तो 13 एट्रीब्यूट किसी दूसरे आदमी के सेम नहीं हो सकते. मतलब परसेंटेज उसका लगभग 0 है. तो इसीलिए हम लोगों ने कहा, तो लड़के लोग जा रहे थे तो किसी से राजस्थान में ही, तुम्हारे स्टेट में ही पूछा, किसी कहाँ पे था, अजमेर में था कि अलवर में था, मुझे अब याद नहीं. तो ऐसे ही बात कर रहे कि क्या बनेगा. गरीब आदमी पूछ रहा था कि क्या बनेगा. तो उसने बताया कि भाई ऐसे बनेगा, इससे ये फ़ायदा हो सकता है, इससे ये फ़ायदा हो सकता है. तो उसने कहा अच्छा, तब तो ये जीवन का आधार है.
उसने ऐसे ही कहा। अच्छा। हाँ, तो इस बंदे को क्लिक कर गया कि भाई ये आधार मतलब बड़ा अच्छा, तो उसने आके बताया कि आधार कैसे। फिर हम लोगों ने बड़ा रिसर्च की कि ये आधार, इनको कोई नाम अगर रख दें आप, और नाम जो है एक भाषा का हो और सब में नहीं हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, इसमें तो 25-26 भाषाएं हैं और बहुत सारी बोलियां हैं, तो हम ऐसी कोई चीज़ रखें जिसको हर प्रदेश के लोग समझ सकें, ऐसा शब्द हो। तो हम लोगों ने पाया कि भाई आधार जो है वो शब्द ऐसा है जो लगभग हर भाषा में है, इवन तमिल में भी उसी प्रकार का है। तो ये शब्द लगा कि भाई ये भाषा से भी इंडिपेंडेंट हो गया, इसको आप केवल हिंदी का शब्द नहीं कह सकते हैं, आप ये सब भाषाओं का शब्द एक प्रकार से हो गया। मीनिंग भी लगभग सब में वही फाउंडेशन, आधार का अर्थ जो होता है वो फाउंडेशन ही है। तो इसीलिए इसको हमने फिर बाद में हम लोगों ने कहा भाई आधार रखते हैं इसका नाम। तो ये आधार रखा गया। फिर उसी प्रकार से जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया था, इसका जो लोगो था, लोगो देखा होगा तुम लोगों ने, तो वो लोगो बनाया उसी तरह से। फिर उसको फॉर्मली उस आदमी को हम लोगों ने, गोरखपुर का या कहाँ का आदमी था, उसको हम लोगों ने बुलाया, उसको ऑनर किया, उसको पैसा दिया 1 लाख रुपया, इस तरह से हम लोगों ने किया। सर, हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद मिस्टर नीलेकणी, सिंस वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं और आप गवर्नमेंट सेटअप से? हाँ, तो उनको गवर्नमेंट सेटअप में काम करना था और आपको कॉर्पोरेट टाइप के सेटअप में, तो हाउ वाज द नहीं, एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मतलब हम लोगों ने करीब करीब स्पष्ट, पहले तो हम लोगों ने ये स्पष्ट कर लिया कि भाई कौन क्या करेगा। तो नंदन ने कहा कि आप जो है केवल इम्प्लीमेंट करोगे, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, इसको पूरा एग्जीक्यूशन में कोई भी आई विल नॉट इंटरफियर। नंदन ने कहा मेरा काम रहेगा प्रोजेक्ट को एवेंजलाइज करना, जैसे उन लोगों से मिलना है, पॉलिटिकल बाई पार्टीशन सपोर्ट हमको इसके लिए पैदा करना है, चीफ मिनिस्टर से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। तो जो ओवरऑल जो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डेवलपमेंट या एवेंजलाइजेशन इस प्रोजेक्ट का मैं करूँगा। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो होता है डे टू डे वाला, दैट यू विल डू। सो पहले नंबर तो ये बहुत क्लियर हो गया कि कौन क्या करेगा, तो कोई अभी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं आई। दूसरे नंबर, आई थिंक नंदन इज़ अ वेरी इवॉल्व्ड पर्सन, बहुत ही मतलब मैच्योर व्यक्ति है। ही इज़ अ ट्रू लीडर इन दैट सेंस, सो ही एक्चुअली प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ लीडरशिप टू द प्रोजेक्ट। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। 4 साल काम करने के बाद आदमी से आपको मतलब श्रद्धा मेंटेन रह जाए तो ये बड़ी बात होती है। तीसरा जो चीज़ था कि भाई ये हमारा जो संगठन है, उस संगठन में हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लिया था कॉन्ट्रैक्ट पे, और सरकारी लोग भी थे। बट ये बहुत स्पष्ट था कि ये सरकारी प्रोजेक्ट है, ये प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ओनरशिप भारत सरकार की, ओनरशिप पब्लिक है। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एग्जीक्यूशन में है, वो बात मान गए हम, लेकिन ओनरशिप जो है इसकी सरकारी है। तो उसी हिसाब से काम किया। नंदन ऑल्सो अंडरस्टूड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड रूल बेस्ड सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, और आई थिंक ही अप्रिशिएटेड इट ऑल्सो। ही नाउ अप्रिशिएट्स इट मच बेटर देन व्हाट ही वाज अर्लियर। जो क्योंकि वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए थे, तो उनको लगता था कि सरकार में सब कुछ बड़ा धीमे धीमे होता है, लोग काम नहीं करते हैं। बट आई थिंक नाउ हिज व्यूज मस्ट हैव चेंज्ड। आई थिंक वी डिलीवर्ड समथिंग व्हिच वाज ऑलमोस्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर। सर, नंदन जी ऑल्सो ट्राइड हिज हैंड्स इन पॉलिटिक्स, सो आपने कभी सोचा उस बारे में? नहीं, मेरा कोई पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है यार। सर, ये काफी ट्रेंड है कि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में काफी ट्राई करते हैं, तो आपने सोचा है कभी? I have no interest in politics. So sir, talking about आधार कार्ड, इससे one of the thing is कि biggest biometric जो आइडेंटिफिकेशन हुआ। सर, टॉकिंग अबाउट फोटोज, जो हमारी फोटोज आती है आधार कार्ड में, इट्स वेरी टेरिबल। नहीं, तो ये प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने जब एनरोलमेंट करवाया तो उस समय हम लोगों को ये एक इशू था कि आप कैमरा कौन सा यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो कैमरे में था कि अगर हम कैमरा ऐसा यूज़ कर लें, निकॉन कहें या मतलब पेंटेक्स कहें या कोई और कैनन कहें, तो वो हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। तो बजाय कैमरे का ब्रांड हम स्पेसिफाई करने के, हम जो है उसका वो स्पेसिफाई करेंगे स्टैंडर्ड कि कितने पिक्सल का कैमरा होना चाहिए, क्या क्या उसकी और कैमरा किस प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट होना चाहिए,
दैट इज़ व्हाट वी हैड डन। तो हम लोगों ने वही अपना स्पेसिफाई किया। दूसरी बात यह है कि जो उस समय जो है फोटोग्राफ जो था उसका डीडुप्लीकेशन में या मतलब इन यूनिकनेस डिफाइन करने में उसका कोई खास रोल नहीं था। तो बेसिकली फोटोग्राफ वाज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पजेस। तो लोगों ने सबसे चीप जो लॉजिटेक के या उस तरह के जो वेबकैम्स होते हैं उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उस हिसाब से फ़ोटो की क्वालिटी बहुत कोई अच्छी नहीं आई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है अंकित कि अगर आप आज भी आपने, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन फेस ऑथेंटिकेशन उस फोटो से आप आज भी कर सकते हो। इट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच आई थिंक यू मस्ट नो। अभी जैसे आभा का एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए आप, जिसमें कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में मैं था, उसके हम लोगों ने बनाया था ये आर्टिफैक्ट। उसमें आप आधार से ऑथेंटिकेट करके अपने फेस ऑथेंटिकेशन करके आप आज बना सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो ये ठीक है कि उस समय फेस का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का फ़ोटो नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई कंपनी को फ़ायदा हो या किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का स्पेसिफाई हम कर दें। तो हमने कहा भाई कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड हम रखें उसको, लेकिन वो फ़ोटो भी आप आज उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता है अब कि वह फ़ोटो के अपडेट करने का कोई सिस्टम है कि नहीं, मुझे लगता है होना चाहिए, जिससे कि लोग अपना अच्छा मतलब चेहरा उस पर दे सकें, अदरवाइज तो बहुत ही ख़राब। सर इस पे काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनते हैं, काफ़ी लोग मजाक बनाते हैं कि आधार में फोटोज कैसी आती है रियल। नहीं, लेकिन कुछ होना चाहिए। और अब जबकि फ़ोटो के ऑथेंटिकेशन का सिस्टम चल गया है, तो फ़ोटो को रिप्लेस करने में आधार के सिस्टम को भी बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफाई कर दें कि भाई फ़ोटो की बैकग्राउंड कैसी होगी और कहाँ तक का फ़ोटो होगा, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दें, तो इस स्टैंडर्ड को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वो फ़ोटो और आपका ओरिजिनल फ़ोटो दोनों मैच करते हैं, तो इस फ़ोटो को रिप्लेस करने में मुझे कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन क्योंकि मैं अभी आधार में हूँ नहीं, इसलिए मैं अनसॉलिसिटेड एडवाइस उनको नहीं देना चाहता। तो जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपने कभी सोचा था कि आधार इतना सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा कि हर जगह आधार मांगेंगे, लाइक इवन इफ यू वांट टू ओपन अकाउंट, इफ यू वांट टू रजिस्टर एनीवेयर, हर जगह आधार मांगते हैं आजकल। सो दैट वाज द विजन एट दैट टाइम। इम्पोर्टेंट इशू है, लोग नहीं समझते हैं। मेरे और तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है? तुम्हारे पास पासपोर्ट होगा, हो सकता है तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास जो है वोटर ID कार्ड होगा, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, ठीक है? तो जो पढ़े लिखे थोड़े संपन्न लोग हैं उनके पास आइडेंटिटी के कई सारे प्रूफ होते हैं। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है हिंदुस्तान में? 2-2.5 करोड़ लोगों के पास। ड्राइविंग लाइसेंस कितने लोगों के पास है? ठीक है, तो ये देखो हम लोगों का बहुत क्लियर था उस वक्त कि भाई हिंदुस्तान में, और लोग समझते नहीं इस बात को, हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिटी, वेरीफाइबल आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ों से एक्सेस उनको अवेलेबल नहीं होती। दे आर डिसेबल्ड फ्रॉम एक्सेसिंग मेनी फॉर्मल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। आप बैंक में जाओ तो बैंक में सबसे पहले आपको पूछेगा भैया वो क्या है, मतलब आपका प्रूफ क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है। तो आपके पास क्या प्रूफ था आप बताइए मुझे। आपके पास प्रूफ होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रूफ होगा राशन कार्ड होगा। आप स्कूल गए नहीं तो आपके पास कोई हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है और उसमें भी फ़ोटो वोटो नहीं रहता है, ठीक है ना, किसी का सर्टिफिकेट आप दिखा दो। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट हो वो बहुत लोगों के पास नहीं था। आप सोचो 17% हमारी जो बैंक के अकाउंट केवल हिंदुस्तान के 1/6 एडल्ट लोगों के पास बैंक अकाउंट था 2009 में। तो ये आधार का अगर तुम डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि हमारा मेनी पीपल इन दिस कंट्री बेसिकली जस्ट are not able to access these systems because of lack of a provable identity। आपको आश्चर्य होगा, हम लोगों ने इसका सिस्टम जो बनाया, हमारे साथ इंक्लूजन इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया, कि ऐसा नहीं हो कि जिसके पास कोई पेपर नहीं हो
वो अपना आधार ही नहीं बनवा सके, क्योंकि आधार बनाने के लिए भी आप आओगे, बोले मैं अंकित हूँ, बोले भैया अंकित हो तो बताओ हमको कैसे अंकित हो, तुम दिखाओ मुझे कुछ कागज, तुम्हारे पास कोई कागज नहीं है तो तुम ऐसे ही बोलो जाओ। तो अल्टीमेटली ये जो है ना बड़ी सर्कुलर प्रॉब्लम है कि अगर एक आइडेंटिटी आपके पास है तो उससे दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, दो आइडेंटिटी हैं तो तीसरी बन जाएगी, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है तो पहली आइडेंटिटी इज अ चैलेंज। तो हम लोगों ने किया कि भाई ठीक है, जो आदमी आए वो कहे मैं राजेश खन्ना हूँ, तो चल भाई राजेश खन्ना का नाम से हम आप कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बिना किसी पेपर कर दें, तो हमने बहुत सारे पेपर्स अलाउ कर दिए। हमने गांव के प्रधान अगर लिख के दे दे कि भाई ये अंकित हैं, मैं जानता हूँ इनको, वही कागज को हम लोग स्वीकार कर लेंगे। और बाकी कुछ भी छोटा मोटा कागज भी मिल जाएगा हमको, कोई प्रधान हो, सरपंच हो, एमएलए हो, ऑफिसर हो, कोई भी लिख के दे दे हमको तो हम कर देंगे। अच्छा, इसमें खतरा क्यों नहीं था? खतरा इसलिए नहीं था कि हमारे पास एक आदमी आएगा अपने आप को रजिस्टर करा लेगा, तो पहली बार तो तुम आओगे तो अब अंकित नाम से रजिस्टर कराओगे, तो अंकित नाम से तुम्हारा आधार बन गया, ठीक है। अब दूसरी बार तुम सोचोगे एक बार और बनवा लें यार, तो वो आर एस शर्मा का नाम तो कहीं से ले आओगे फोटो, फिर आके बनवाओगे, तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दूसरा बनवा ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। एक आदमी का जब एक ही बनेगा तो चांस यही है कि वो आदमी जो है अपना सही बनवाएगा पहली बार, दूसरी बार से घपला करने का सोचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। 40% लोग ऐसे हैं, हम डेटा है हमारे पास, जिन लोगों ने आधार में अपना एनरोलमेंट करवाया ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी फॉर्मल सिस्टम, लाइक एमएलए का नरेगा जॉब कार्ड है, प्रधान का डॉक्यूमेंट है, समथिंग और द अदर, बिजली का बिल है, उसके आधार पर करवाया लोगों ने। तो नाउ दैट दे हैव गॉट अ proof of identity, that proof of identity now enables them to access many systems. Today, India's financial inclusion, which is basically 82% of India's adults have got bank account, 82%, which is actually more or less higher than the figures in America. तो आज जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा, लोग जाकर के अपना दे आर एबल टू मतलब प्रूव दैट आई एम हु आई क्लेम टू बी, and not only that they are able to prove on paper, they are able to prove using their authentication. Authentication, as you know, have multiple flavors. One is OTP authentication, another is fingerprint authentication, another is iris authentication, last is face authentication. तो कई सारे तरह से आप कहीं भी रिमोटली प्रूव कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं जहाँ भी जाओगे कहेगा भाई कौन है आप, एनी सिस्टम विल आस्क यू कौन है आप, में कहेंगे अंकित हैं, भाई दिखाइए अंकित हैं, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप अंकित हैं। दिस इज हाउ इट इज। सो why Aadhaar has become so popular and so important, because Aadhaar is the first identity which people got in their life, and that identity happens to be very powerful identity. This is what it is. Aadhaar even also became the Aadhaar of digitalization of India. So it all started from there. So लेकिन स्टार्टिंग में there was so much criticism also कि काफी लोग कहते थे कि प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच होता है। एंड इवन मैंने आपका विकिपीडिया पेज खोला तो सर कंट्रोवर्सी करके एक सेक्शन लिखा जहाँ पे लिखा है कि आपने कुछ ट्वीट किया था कि आपने अपना आधार नंबर डाला, देन कि डू एनी हार्म टू मी, एंड देन पीपल फाउंड योर एड्रेस, और किसी ने आपको ₹1 ट्रांसफर किया। सो व्हाट वाज दैट? No, it is actually Wikipedia has got it wrong, because गलत उन्होंने लिखा है। मैंने आधार को बताया था कि आधार में कुछ भी प्राइवेसी का कोई वायलेशन, आधार इज जस्ट अ नंबर, इट्स अ रैंडम नंबर, 12 डिजिट का रैंडम नंबर है ये। 12 डिजिट में 11 डिजिट सब सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, 12वां डिजिट चेक डिजिट है। 11 डिजिट में आप 100 बिलियन 100 बिलियन नंबर्स आप कर सकते हो। 100 बिलियन इज बेसिकली 10,000 करोड़, आप केवल 100 करोड़ हैं, तो मतलब 1/100 मतलब एक 1% है, और वो रैंडम है। उसको नंबर लाइन पे उसको अगर खींचोगे तो द डेंसिटी ऑफ द नंबर्स ऑक्यूपाइड ऑन दैट रैंडम लाइन इज 1%, ठीक है ना। और रैंडम नंबर है। आपका नाम ज़्यादा प्राइवेसी भंग करता है, आपका टेलीफोन ज़्यादा प्राइवेसी भंग करता है, नंबर कुछ नहीं करता। अब मैंने नंबर दिया तो नंबर दे के लोगों ने क्या निकाला
कि मेरा जो है डीपी निकाला, जो ये डिस्प्ले पिक्चर होती है व्हाट्सएप पे, तो भैया आधार से डीपी कैसे निकल सकता है जरा मुझे बता दो। डीपी तो इसलिए निकल गया बिकॉज मेरा नंबर, मोबाइल नंबर साला जगह जगह पे पब्लिश्ड है। आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे भी मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा, आईआईटी दिल्ली की वेबसाइट पे, मेरे भारत सरकार की वेबसाइट पे है। तो मोबाइल नंबर जब मेरा जान लोगे तो पता चल जाएगा कि भाई मोबाइल नंबर ये व्हाट्सएप पे भी है, और व्हाट्सएप जान लोगे तो मेरी डीपी निकल जाएगी। तो वो कहा डीपी निकल गई इनकी। भाई अरे यार इस पे क्या निकल गया? अच्छा डीपी निकाल ली तुमने, मेरा क्या कर लिया? रही बात कि 1 रुपया मेरे यहाँ जमा कर दिया, तो तुम ये बताओ पहले जमाने में तुम देखा होगा जहाँ पे भी अभी भी इनवॉइस वगैरह लेते हो ना तुम, तो उसमें जो दुकान होती है वो अपना आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर लिखता है। क्यों लिखता है? वो तो पब्लिक है। बैंक अकाउंट नंबर से यू कैन डिपॉजिट मनी इन माय बैंक अकाउंट यार, सिंपल चीज है। तो तुम मेरे पैसा बैंक अकाउंट पैसा जमा करने के लिए कौन सा डिस्क्लोजर तुमने कर दिया यार? ठीक है ना, यू हैव डिपॉजिटेड मनी इन माय बैंक अकाउंट, सो व्हाट? इफ यू टुक आउट इवन अ सिंगल पैसा फ्रॉम माय बैंक अकाउंट देन आई वुड हैव अंडरस्टूड कि भैया ये तो फायदा, मतलब बड़ा नुकसान हो गया मेरा। सो व्हाट हैव यू डन? बेसिकली क्या है कि उन लोगों ने, मैंने पूछा बाद में, मैंने कहा भाई ये बताओ तुम मुझे समझा दो कि किसी का आधार नंबर लेकर के तुम उसका क्या पता लगा सकते हो, तुम उसका बैंक अकाउंट नंबर कैसे पता लगता है? मैं बताता हूं। बैंक अकाउंट नंबर तो सिंपल चीज है। आज जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुना होगा तुमने, लोगों के अकाउंट में पैसा आता है, तो भारत सरकार उनका अकाउंट नंबर नहीं जानती है। भारत सरकार में केवल उनका आधार नंबर से पैसा आता है। आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो उससे बैंक अकाउंट पता है। तो बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इनटू पीपल्स अकाउंट डायरेक्टली। अगर मान लो मैं तुम्हारा अकाउंट कलेक्ट कर लूं और कल तुमने वो बैंक छोड़ के दूसरा अकाउंट बना दिया, तो फिर मैं तुम्हारे कैसे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा जब तक मैं जानू नहीं उस अकाउंट को? तो आधार वर्क्स लाइक एन परमानेंट एंड यूनिवर्सल फाइनेंशियल एड्रेस। आधार इज अ प्रॉक्सी फॉर द बैंक अकाउंट। सो मतलब बेसिकली आधार नंबर डाला, उस बैंक अकाउंट लिंक, अब तुमने बैंक अकाउंट चेंज कर दिया तो वो दूसरा बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो गया, तो दूसरे बैंक अकाउंट में चल गया। इट इज रीडायरेक्टिंग द मनी टू द कंसर्न अकाउंट। दिस इज अ फिलोसफी ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विच वी स्टार्टेड इन 2012। हम लोगों ने एलपीजी से स्टार्ट किया था इसको। तो ये जो है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है कि आधार के आधार पर मैं बैंक में पैसा ट्रांसफर करता हूं। उन्होंने आधार के आधार पर कर दिया। दैट इज अ फीचर, दैट इज नॉट अ प्राइवेसी वायलेशन यार। सो दे कुड नॉट डू एनीथिंग एंड माय नंबर इज स्टिल देयर यार। तुम इतने वर्षों में कर रहे हो तो और कर लो यार। और कुछ इतने वर्षों में किसी ने कुछ किया? केवल मेरा एक डीपी निकाल दिया, ठीक है ना। अच्छा रही बात वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट है भाई साहब। वोटर आईडी कार्ड में सब रहता है, एड्रेस वेड्रेस। तो तुमने मेरा वोटर आईडी कार्ड खोज करके निकाल दिया, उसका आधार से क्या संबंध है? अब अगर आधार से संबंध जुड़ जाएगा वो भी दूसरी बात है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट आधार इज अ वन वे स्ट्रीट। मेरे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आधार नंबर सीड है, वो केवल तुम्हारा बैंक अकाउंट जानता है। आधार सिस्टम को नहीं पता है कि तुम्हारा क्या बैंक अकाउंट है। आधार डज नॉट नो द बैंक अकाउंट। आधार जस्ट नो दैट यू आर यू। दिस इज अंकित विद आधार नंबर 1 2 3 4, दैट्स ऑल। सो अगर मान लो तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक हो गया और किसी ने आधार पता लगा लिया, अब तुम आधार से बैंक अकाउंट से तुम दूसरे किसी चीज पे कैसे जाओगे? हाउ विल यू गो फ्रॉम माई बैंक अकाउंट टू अनदर ऑफ some other secret information of mine? There's no way. You can only go to Aadhaar, right? Aadhaar. So basically, Aadhaar is agnostic. जब मैं कोई राशन लेता हूँ किसी दुकान से आधार के ऑथेंटिकेट करके, आधार को नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ। आधार इज पर्पज एग्नोस्टिक। आधार के सिस्टम को किस बात के लिए, किस काम के लिए आप अपने आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, क्या सर्विस ले रहे हो, इसके बारे में आधार को कोई जानकारी नहीं रहती है। और यही अगर होता तो 2009 में आधार बना, 2009 में हमने उसको आर्किटेक्ट किया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले तो ये बताया कि भाई
प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने ये एग्जामिन किया वेदर आधार वायलेट्स प्राइवेसी और नॉट, एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट इट डज नॉट वायलेट प्राइवेसी। तो जितने प्राइवेसी के विजर्ड जो थे ना, प्राइवेसी वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आधार ऑर्वेलियन स्टेट के, वही बकवास है सब, मतलब कोई। अच्छा, अब आपको और बता देते हैं, डू यू नो प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल? ठीक है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, तो उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था मनिंदर अग्रवाल जी ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उस एफिडेविट में उन्होंने गणित की थियरम की तरह उसको प्रूव किया था दैट आधार डज नॉट इंक्रीज अ पर्सन्स डिजिटल वल्नरेबिलिटीज। दिस पेपर इज अवेलेबल विद डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल, यू आस्क हिम। Probably I also have a copy of that paper. मैंने अपनी किताब में लिखा है इस चीज। तो एक गणित में पूरा थियोरेटिकली प्रूव किया हुआ है कि आधार से कोई भी, अरे भाई आप डिजिटली वल्नरेबल हो, आप अपने फेसबुक पे अकाउंट पोस्ट कर रहे हो, वो दिखा रहे हो दुनिया को, तो अब उसके लिए आधार थोड़ी जिम्मेवार है यार। आधार मतलब आधार इज नॉट अप, व्हाट आई एम सेइंग दैट इट इज योर दिस थिंग। आधार की जो, आधार के होने से आपकी डिजिटल वल्नरेबिलिटीज में कोई परिवर्तन नहीं आता। दैट इज व्हाट प्रोफेसर अग्रवाल हैड प्रूव्ड। सर इवन आई वाज थिंकिंग कि अभी भी इंडिया में इतनी ज़्यादा डिजिटल इलिटरेसी है, तो आधार इज डायरेक्टली बेनिफिशिएटिंग मतलब विलेजर्स ऑल्सो, कि लाइक उनके अकाउंट में सीधी पेंशन जाती है या फिर जो भी किसानों का जो पैसा आता है सीधे उनके अकाउंट में जाता है थ्रू आधार। सो आई डोंट थिंक सो। नो, मैं वही कह रहा हूँ ना, लोग जो अपने बैठे रहते हैं ना बड़े बड़े एयर कंडीशन रूम्स में और ये सब करते रहते हैं कि भाई आधार से फलाना बात। अब मुझे ये बताओ, आधार हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 10 years नाउ। कौन सा बंदा है जो आधार से मतलब जिसको मतलब बड़ा भारी नुकसान पहुंचा गया है? डू यू हैव एन एग्जांपल, सिंगल एग्जांपल? आधार हैज़ बीन यूज्ड टू डिलीवर सर्विसेज इन दिस कंट्री, यू नो हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार आधार के ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल किया गया है सर्विस डिलीवरी के लिए, आपको पता है? 10,000 करोड़ टाइम्स, 100 billion times. You can check it on the internet. Number of Aadhaar authentications done in the last 10 years. 100 billion times. इस आबादी का 100 गुना, हर एक आदमी ने ऑन एन एवरेज 100 बार आधार को ऑथेंटिकेट किया है। आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो आपका पैन आधार से लिंक्ड है, आप आधार का डिजिटल सर्टिफिकेट, आधार इज द नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल आइडेंटिटी। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो है अगर ऐसा 100 बिलियन बार किया आज तक, तो इसका नुकसान हुआ नहीं। अब कोई फोर्जरी कर ले तो फोर्जरी के लोग पासपोर्ट कर लेते हैं। आधार डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी फीचर्स, क्योंकि आधार डिजिटल है, आधार ऑनलाइन है। आधार के लेटर पर लिखा हुआ है प्रूव योर आइडेंटिटी ऑनलाइन। आधार को हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप आधार चिट्ठी दिखा के उसका फोटो कॉपी करके उसको मान लीजिए, लेकिन वो तो सिंपल डॉक्यूमेंट है यार। उस डॉक्यूमेंट में तो कोई दूसरा फोटो चिपका देगा, फोटोशॉप कर लेगा, कुछ नहीं। ये डॉक्यूमेंट तो टाइप करके इस प्रिंटर में प्रिंट करके बन गया तुम्हारा आधार। तो उसका कोई गारंटी नहीं भाई, वो तो अपने हाथ में है। लेकिन आधार से ऑथेंटिकेट करोगे आप ओटीपी के माध्यम से, फेस के माध्यम से, आइरिस के माध्यम से, फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो वो जो है दैट इज अ रियल थिंग। 100 बिलियन बार ऑथेंटिकेट हो चुका। Yes, sir, that is truly amazing. So coming back to Traya, so you are also a chairman of Traya. So आपके टेन्योर में आया था ना, जितने चैनल देखोगे उतने पैसे देने पड़ेंगे। हाँ. So you started this? Yes, I did. Okay, so what was the motive and what was the vision? Motive was this कि देखो भाई, हम जब कोई भी टेलीविजन लेते हैं तो बोला कि भाई पैकेज ले लीजिए आप, पैकेज। तो पैकेज ले लिया, तो पैकेज में क्या हुआ कि आपके पास 19 चैनल स्टार के आ गए, 10 चैनल जी के आ गए, बड़े बड़े मतलब चैनल से आ गए। आप जो है ऑन एन एवरेज, हम लोगों ने स्टडी की थी, 98% पीपल लुक एट ओनली 20 चैनल्स ऑन एन एवरेज। जिसका जो फेवरेट होता है, कोई अपना सास बहू का ड्रामा देखता है। अब परिवार में भी 4-5 लोग रहते हैं, हमारी माताजी कुछ देखती हैं, हमारी पत्नी कुछ देखती हैं, हम कुछ अपना न्यूज़ देखते हैं, बीबीसी देखते हैं या और भी न्यूज़ देखते हैं। तो इस तरह का
टोटल आपका 20 चैनल ज़्यादा नहीं देखते, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई जब अच्छा वो पैकेज में मिलते हैं 300 चैनल, तो हमारा कहना ये है कि भैया 20 जब चैनल मैं देखता हूँ तो मैं 20 का पैसा देना चाहिए, मुझे 300 का पैसा क्यों देना चाहिए? पे फॉर वॉट यू वॉच, वाई शुड यू पे फॉर समथिंग विच यू डोंट वॉच। और लोग क्या करते हैं, लोग अपना एक पैकेज बना के दे देते हैं। तो उससे जब लोगों ने करना शुरू किया बहुत हुआ, और अभी दुर्भाग्य हुआ है कि भाई TRAI में क्या किया है मुझे नहीं पता है, बट हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक उसमें जीते थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा था कि यस दिस इज द राइट सॉर्ट ऑफ करेक्ट अप्रोच। हुआ क्या कि मान लीजिए स्टार उत्सव है, अब स्टार उत्सव कोई देखते ही नहीं है। आप स्टार स्पोर्ट्स देखते हो, आप स्टार जो भी कुछ प्लस देखते होगे, तो स्टार उत्सव भी चैंप दिया गया आपको कि लो भाई इसको भी ले जाओ। उस पर जो एडवर्टीजमेंट का पैसा आ रहा है वो ब्रॉडकास्टर खा रहा है, उसके पेमेंट का पैसा आप दे रहे हो प्लेयर को, तो वाई शुड कस्टमर पे मोर। मेरी जो पॉलिसी रही TRAI में 5 साल तक था मैं वहाँ पे, मेरी पॉलिसी रही कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर को होना चाहिए। तो वी स्टार्टेड, अनफॉर्चुनेटली उसको पूरी तरह से म्यूटेट करके बाद में लोगों ने उसका कबाड़ा कर दिया, वो एक अलग बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट शुड बी। लॉजिकल यही है, जो आप देखो उसके लिए पेमेंट करो यार, जो मैं देखता ही उसके पेमेंट क्यों करूं मैं। और लोगों ने के बिल आधे आधे हो गए। प्रॉब्लम क्या हुआ कि लोगों ने उस तरह उसको भ्रम फैला के, जो लोगों भाई जिसके हाथ में ताकत है, जो प्रचार प्रसार की बात कह लो, तो ब्रॉडकास्टर्स हैव देयर ओन, दे आर द वंस हु आर कमिंग टू पीपल। तो वो हुआ नहीं, लेकिन यही बेसिक स्पिरिट था, विच इज अ राइट स्पिरिट। So what is the future of telecom? मतलब TRAI का मतलब फ्यूचर? नहीं, TRAI का फ्यूचर बड़ा सेफ है, TRAI में कोई परेशानी नहीं है। नहीं, टेलीकम्युनिकेशंस दे आर बेसिकली दैट इज व्हाट इट इज। अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे स्थिति है वो करीब 100 करोड़ टेलीफोन्स है हमारे यहाँ, मोबाइल फोन्स। हमारा डेटा सबसे सस्ता है। जब मैं शुरुआत में आया था वहाँ 2015 में, तो डेटा था 2274 रुपया पर गीगाबाइट। आज डेटा है 7 रुपया पर गीगाबाइट। हिंदुस्तान का आदमी करीब 20 गीगाबाइट प्रति मंथ डेटा कंज्यूम करता है, ठीक है ना। लोग जो है आराम से, आज 4G है, 5G है, लोग आराम से वीडियो कॉल करते हैं। बिहार का मजदूर हमारा दिल्ली में जो काम करता है, शाम को अपने परिवार से बात करता है वीडियो कॉल पे, बाल बच्चों से मिल लेता है। कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो ये तो टेलीकम्युनिकेशन नाउ 4G 5G तो रिवॉल्यूशन है एक प्रकार से। अब भाई कोई भी परिवर्तन होता है टेक्नोलॉजी का, तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। अब आजकल बच्चे लोग उसी पर लगे रहते हैं। मैंने देखा है बच्चे रोते हैं तो फटाक से माता पिता जो है कोई ना कोई अपना लगा देते हैं कि देखता रहे भाई उसको, बच्चा अपना उसी से हुक्ड हो जाता है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट हैबिट, बट दिस इज हाउ इट इज। ऐसे लिटरली मतलब जो डिजिटल मतलब जो डेटा का जो हुआ है, लाइक जो रिवोल्यूशन आया था, लाइक इन माय चाइल्डहुड आई रिमेंबर कि हम लोग ऐसे दुकान पे जाते थे, देन देयर यूज्ड टू बी कूपन्स कि 25 रुपए में 125 MB के कूपन्स आते थे, देन वी यूज्ड टू स्क्रैच इट एंड देन कीपैड फोन हम डाला करते थे। इन टुडेज टाइम इट इज सो एक्सेसिबल एंड इवन छोटे छोटे बच्चे भी यूज करते हैं स्मार्टफोन्स। सो आई थिंक टीवी इज एंडिंग, मतलब सब कुछ अब OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब एंड फोन में। हाँ, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी दिस थिंग, मतलब मैं जनरली फोरकास्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज ये सब काम तो ज्योतिषियों का है। लेकिन ट्रेंड यही है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म्स हैव कम वेरी मेजर वे। तो बहुत से लोग अपना OTT प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। YouTube is another way. There are many news channels which are coming on the television, mobile phone also. रियल टाइम आते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं भाई उसमें मोबाइल फ़ोन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। टेलीविज़न तो आप घर में बैठ के देखिएगा। टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न की बात हम लोगों ने शुरू की थी, लेकिन अभी वो नहीं हो पाया, जिसमें कि आप कार में लगा के भी अपना देख सकते हैं। तो अभी वो उस तरह की नहीं है। तो लोग मतलब पीपल आर नाउ कमिंग ऑन द इंटरनेट इन सम सेंस, तो बहुत होता है कई बार। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज DD नेशनल। एक तो पहले तो DD नेशनल काफी चला करता था, लाइक उस पे कृषि दर्शन ऐसे प्रोग्राम्स आते थे, तो DD नेशनल काफी चलता था। बीच में काफी इसका डाउनफॉल आया। देन इन कोविड, मतलब जब इस पे रामायण टेलीकास्ट की गई था, इट वाज लाइक कि सब लोग घर में रामायण देख रहे हैं। इट ब्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, मतलब रोज इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स एंड ऑल। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन कोविड? Your experience in COVID? नहीं, माई एक्सपीरियंस इन कोविड वॉज क्वाइट डिफरेंट। बेसिकली मैं तो जब अपना 2020 में सितंबर में मार्च में कोविड आया था, तो
उस समय मतलब 6 महीने रहा मैं उसमें TRAI में चेयरमैन। उसके बाद मैं सितंबर में रिटायर कर गया। उसके बाद फिर मुझे मतलब भारत सरकार ने बुला लिया और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का चार्ज दे दिया और मुझे कोविन को डेवलप करने के लिए बताया गया, तो कोविन मैंने फिर डेवलप किया। कोई रिटायर होने के बाद वापस बुलाया गया सरकार के द्वारा? हाँ, आई हैड कंप्लीटेड 65 ईयर्स इन 2020। तो उसके बाद फिर मतलब उसके बाद कोई पोस्ट वोट नहीं बचती है सरकारी। तो उसके बाद फिर जब कोविड जब आया तो उसके पहले कोविड तो मार्च से शुरू हुआ। तो मार्च से जून के महीने में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था प्रधानमंत्री जी को और मैंने ये कहा था कि भाई वैक्सीन तो आ जाएगी मान लो, लेकिन वैक्सीन लगाएंगे कैसे हम? हिंदुस्तान में वैक्सीन के लगाने का मैनेजमेंट करना कितना डिफ़िकल्ट होगा अनलेस वी क्रिएट सम अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म कि किसको लगी, कब लगी, कौन सी वैक्सीन लगी, उसका अगला शेड्यूल क्या होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो मतलब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब लोग हाँ, तो ये 30 मई 2020 को मैंने प्रेजेंटेशन दिया था कि भाई दिस विल बी अ वेरी क्योटिक सिचुएशन अगर मान लो हमारे पास कोई डिजिटल बैकबोन नहीं रहेगा। तो प्रधानमंत्री जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा शर्मा जी आपका तो काम नहीं है, TRAI में आप हैं तो इससे वैक्सीन से क्या लेना देना आपको, लेकिन आपने इसमें दिमाग लगाया है तो हम लोग इसका एक टास्क फोर्स बनाएंगे। टास्क फोर्स बना के हम लोग इस प्रकार का डेवलप करेंगे। तो टास्क फोर्स तो मैं तो सितंबर में रिटायर होकर चला गया, तो टास्क फोर्स बना के नहीं बना मुझे तो पता नहीं है। सडनली आई गॉट अ कॉल जनवरी ऑफ 2021 द कैबिनेट सेक्रेटरी कि भाई ये जो है वो 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं और ये चल नहीं रहा है। ये जो उन्होंने बनाया था कुछ मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कोविन नाम उसका कोविन था, वो चल नहीं रहा है तो कैसे होगा भाई। अब मतलब आप आइए और तो देखिए इसको। PM से भाई शर्मा जी, उन्होंने तो शर्मा जी कहा, उन्होंने तो हमको आइडिया दिया था, उनको बुलाइए। तो फिर हम देन आई जॉइंड एंड देन वी डेवलप्ड कोविन। तो उसी दौरान में मुझे बना दिया हुआ CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो उसमें तो मैं अपना वही 1.5-2 साल तो कोविन में ही करता रहा, फिर मेरा काम खत्म हो गया। So COVID was a never seen situation before. मतलब COVID was like blast हो गया था सबकी लाइफ में। So you started everything from scratch. So how was your approach and आपने कैसे सोचा इस बारे में? नहीं, scratch in the sense that I had an idea that digital backbone is necessary. Because अगर वो नहीं होता ना, आप ये सोच के देखोगे अगर कोविन नहीं होता ऐसा प्लेटफॉर्म तो हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति होती? पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, किसी ने लगवा लिया। अब बोले भैया कब लगवाया था, बोले हमको नहीं पता है, क्या लगवाया था वो भी नहीं पता है। अब दूसरा डोज एक वैक्सीन अगर A लगाई है आपको तो दूसरा वैक्सीन भी यही लगना चाहिए ना, तो वो दूसरा पता ही नहीं है कब है। तो मतलब इट वुड हैव बीन वेरी क्योटिक टू कीप एन अकाउंट, वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, इंडिया इज मोबाइल पॉपुलेशन कि मैं रांची में रह रहा हूँ, मैंने पहली डोज लगवा ली, अब फिर मैं दिल्ली में मजदूरी करने पहुंच गया। अब दूसरी डोज अगर मान लो दिल्ली में मेरे जानकारी नहीं रहेगी सिस्टम को तो कैसे लगेगा तू? अच्छा, डोज लगवा भी लिया, फिर लोगों ने कहा भाई डोज लगवा के आए हो कि नहीं आए हो, तो उसका क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो हम लोगों ने यही देखा कि भाई पहले नंबर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, कहीं भी लगाओ डेटा एक जगह रहना चाहिए। उसके बाद लगाने के बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई किसी तरह से आप जो है सूचना दे दे आपको कि भाई पहली डोज तुम्हारी लगी थी 7 मई को, दूसरी वाली 28 दिन के बाद अब ड्यू है, तुम लगवा लो। तीसरा नंबर कहाँ लग रही है डोज उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो दिखाई पड़ना चाहिए, और जहाँ ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो इसी के लिए हम लोगों ने इसी दृष्टिकोण से बनाया सॉफ्टवेयर। So sir, you were called because of your experience in other, because आपने उस टाइम इतना डाटा हैंडल किया, like 1 बिलियन प्लस लोगों के पास आज आधार कार्ड है, एंड वैक्सीन्स भी 1 बिलियन से ज्यादा लोगों को लगनी थी। So that was the reason you were. I don't know what was the reason. Basically, reason probably was that मैं जो है I had given a presentation to the Honorable Prime Minister in the month of May of 2020, saying that it is very important that we have a digital backbone to have an accounting of the vaccination process. वैक्सीनेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए, बिना सिस्टम के मैनेज नहीं होगा। दिस इज व्हाट वाज द बेसिक आइडिया। दैट इज व्हाई आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिमेंबर्ड एंड ही सेड भाई लेट्स गेट हिम बिकॉज ही वाज द वन हु हैड गिवन द आइडिया।
So I had you see, in Aadhaar has taught us many things. Aadhaar has taught us interoperability, minimalism. Aadhaar has taught us scalability, बड़ा स्केल पे काम होना है. आधार हैज टॉट फ्रूगालिटी, सस्ते में काम होना चाहिए, रोबस्टनेस. ये सारी चीज़ें हम लोगों को आधार ने सिखाई हैं. तो वही प्रिंसिपल्स लागू किए गए कोविन में. जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग कोविन ऐप कहते हैं. देयर इज नथिंग कॉल्ड कोविन ऐप. कोविन ऐप नाम का तुमने कुछ देखा नहीं होगा. बेसिकली हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया. तो बैक एंड पे हम सारे डेटा रखते हैं और हॉस्पिटल फलाना ठिकाना वो सब है. कोविन के फ्रंट एंड में हमने क्या किया कि हमने अपनी एपीआई खोल दी, एपीआई पब्लिश कर दी. एपीआई पब्लिश करने से क्या हुआ कि ना कोई भी आदमी वो ऐप बना करके एपीआई से करके कनेक्ट कर दे. सो नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस कनेक्टेड विद कोविन बैकएंड. मेक माई ट्रिप, अपोलो हॉस्पिटल्स, पेटीएम, एवरीबडी नाउ हैज गॉट कैन डू द आरोग्य सेतु तो ही है. यू कैन डू अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम. सो मतलब यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी एप्लीकेशन. तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जिनको तुम यूज करते होगे, पेटीएम, गूगल पे, वही एप्लीकेशंस में सब कुछ कर सकते हो. तुम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अपना वहाँ से मतलब सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो. करने के बाद हॉस्पिटल खोज सकते हो, कहाँ पे लगवाना है, बुकिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. सर यू एवर फेल्ट लो इन कोविड पीरियड? कभी आपको ऐसे लो नहीं, हमको भी कोविड हुआ यार. कोविड हुआ और कोविड हाँ बिल्कुल हुआ. मेरे हुआ, मेरी पत्नी को हुआ, मेरे 2 बच्चों को हुआ. हम लोग चारों लोग एक ही मन थे. बट आई वॉज वर्किंग ऑन दैट एप्लीकेशन. क्योंकि वो एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डेवलप करके ऐसे थोड़ी क्योंकि कमरे में बैठ के किया. 5, 6, 7 आदमी जो भी थे अलग अलग अपने अपने जगहों में बैठे हुए थे. हम लोग वी वर डिस्कसिंग एवरी डे. वी वर हैविंग इवनिंग में हम लोग अपना पूरा दिन भर काम करते थे, शाम को करते थे. तो हमने बताया भी नहीं कि हमको कोविड हुआ है. अदरवाइज अखबार वाले लिख देते कि भाई इनको तो खुद ही कोविड हो गया, तो गड़बड़ा गए कोविड के चीफ. सर आपको ऐसे लो मोमेंट्स फील हुए कभी लाइफ में कि बिल्कुल ऐसे लो? अरे लो बहुत बार फील होता है यार. लो हाई तो होता ही रहता हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, अब इतना मतलब मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ यार. जो होता है, हम लोग गांव के आदमी हैं. हम तो आई एम स्टिल विलेजर इन माय हार्ट. अपना जो होता है चलता रहता है. So sir, you are also secretary in electronics and IT. Sir, you know about India Semiconductor Mission? Yes, I know India Semiconductor Mission very well. Okay, so can you tell our audience about that? No, actually, India has tried. This is the second time we are trying, and this time we are very clear that it will happen. पहली बार हम लोगों ने 2015 में ट्राई किया था, 2014-15 में. तो उस समय 2 पार्टीज तैयार भी हुई थी. जेपी और एक और एनआरआई लोग थे वहाँ से, अमेरिका के सज्जन थे. But somehow they could not probably get the money, and it's a very heavy investment situation. At that time, if I remember, we were having about 30,000 crores for one fab unit. So that could not happen. Now, of course, the Honorable Prime Minister has put his complete weight behind the project, and he has even launched it also. Now, मतलब शुरुआत कर दी उन्होंने. Now it will happen. It's a very strategic, investment. और स्ट्रैटेजिक थिंग फ्रॉम अवर साइड. देखो हम लोग जो है ना कुछ मायनों में काफ़ी पीछे छूट गए डिजिटल दौड़ में. हम लोगों ने आधार बना लिया, यूपीआई बना लिया, अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बना लिया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बना रहे हैं. तो ये बहुत सारे काम हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के किए हैं. लेकिन कुछ चीज़ों में हम लोग उतने आगे नहीं हैं. वी डिड नॉट मेक एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई साहब. उसी के ऊपर चलता है सब कुछ. वी डिड नॉट मेक अ व्हाट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म. जैसे प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, यही 2 स्टोर्स हैं जिन पे मतलब लोग एप्लीकेशन को लगाते हैं. अब ये लोगों ने भी पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया है. ये सब वी कुड नॉट मेक दैट. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग नहीं बनाया, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया. तो कुछ चीज़ों में हम थोड़े अब उसी प्रकार से जैसे डिजिटल कॉमर्स है. अब दुनिया में कितनी डिजिटल कॉमर्स कंपनी है? अमेजोन है और एक वो अभी फ्लिपकार्ट या जो भी है जो अभी वॉलमार्ट ने खरीद ली है. तो कुछ मायनों में बहुत बड़े बड़े कंपनी बन गई, हम लोग नहीं बना पाए. नाउ आई थिंक दिस नेक्स्ट फेज जिसमें हम लोगों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है, विच इज़ एक्चुअली इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड. हम लोग दुनिया को लीड कर रहे हैं. G20 के डिक्लेरेशन में तुमने देखा होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. तो वो कर रहे हैं. तो आई थिंक
semiconductor mission, digital public infrastructure. These are some of the very important initiatives which we have taken. Sir, I also noticed that पहले हम लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइडर थे. Now we are make in India. We are doing make in India. So we are focusing on making products in India. You are very right. We are very right. Now I think we have the incubation centers. You have one in IIT Sydney Incubation Center. We have many startups happening. And startups is a very vibrant ecosystem. ये बात सही है कि majority or many of these startups will fail, but so what यार? But ultimately this is how things get built. मैं थोड़े कह रहा हूँ हर एक startup सफल हो जाएगा, लेकिन ये spirit है. पहले ये था कि भैया किसी तरह से नौकरी करो, मतलब बीटेक करो और अमेरिका चले जाओ या नहीं यहीं चले जाओ तो नौकरी करो. दिस इज व्हाट वी वर डूइंग. नाउ हमारे बच्चे जो है नाउ दे हैव दैट स्पिरिट. फंडिंग भी होने लगी, एंजल फंडिंग, ये फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग, वो तब चलने लगा. भारत सरकार का भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज पूरा जोर दे रही है इस चीज़ पे. तो एक इनोवेशन का, स्टार्टअप का एक माहौल इस देश में बना है, विच आई थिंक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम अब तक केवल सर्विस प्रोवाइडर रहे, हम लोगों ने कोई गूगल क्रिएट नहीं किया, हम लोगों ने कोई एप्पल क्रिएट नहीं किया, अब अमेजोन क्रिएट नहीं किया. नाउ आई थिंक वी विल बी डूइंग दैट. So for sure, I can see the entrepreneurial wave in the country. Okay, sir. So we have talked enough about your work. Now, moving on to your social life. So tell us about your social life. What you love to do other than work. आप जब काम नहीं करते तब क्या करते हैं? नहीं, मेरा सोशल लाइफ कोई बहुत बड़ा एक्टिव नहीं. पहला नंबर तो आई कीप ऑन गोइंग टू माई विलेज एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर. ठीक है ना, फूलों से मतलब जैसे सीजनल फ्लावर्स उगाना, और दैट इज़ वन एरिया. हॉर्टिकल्चर में मेरे पास मेरा जो लैंड है अपना एंसेस्ट्रल लैंड, उस लैंड को मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया है हॉर्टिकल्चर में. तो मेरा आंवला वहाँ मैं उगाता हूँ, कीनू उगाता हूँ, आंवला, कीनू, उसके बाद जामुन, ये सब अच्छे अच्छे पेड़ लगाने का मुझे शौक है, बेसिकली पुट इट दिस वे. तो दिस इज़ वन एरिया विच आई लव टू डू. एंड मैं अपना गांव में भी करीब महीने में 3-4 दिन जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ और वहाँ काम करता हूँ, करवाता हूँ. सो दैट इज़ वन ऑफ माई हॉबीज़, सो टू से. सेकेंडली, प्रोग्रामिंग यूज्ड टू बी माई हॉबी, राइटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, बट अब वो नहीं हो पा रहा है. तो अब मतलब जनरली रीडिंग अबाउट, जैसे फॉर एग्जांपल AI अभी चल रहा है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं, तो इस सब पे पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी करता रहता हूँ. दैट इज़ अनदर ऑफ माई हॉबीज़. वो हॉबी है, मतलब मेरा वो कुछ उससे कोई लेना देना तो है नहीं. तो दैट इज़ वन. सर मूवीज वगैरह देखते हैं? मूवीज या गाने वाने सुनना? मैं शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं. मूवीज़ में भी अब OTT जैसे प्लेटफॉर्म आ गया है, तो OTT में भी अपना कुछ देख लेते हैं. तो नथिंग वेरी, ऐसा नहीं है कि कोई बिंज वॉचिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है. So any favorite actor? बट आई लाइक हिस्टोरिकल टाइप ऑफ थिंग्स. सो एक कुछ दिनों पहले रोमन एम्पायर करके एक 2-3 एपिसोड टाइप के थे उसके, सीरीज टाइप की, दैट इज़ वन. एक द क्राउन करके अभी आ रहा है आजकल, जो ब्रिटिश क्राउन के बारे में स्टार्टिंग वो बना रहा है. उसी तरह के कुछ मतलब हिस्टोरिकल टाइप की चीज़ है. Okay, sir. Talking about your family, home secretary, your wife. Tell us about her and about your kids. And मेरी पत्नी जो है हाउस वाइफ हैं, Home secretary. होम सेक्रेटरी है, एंड शी इज़ द बॉस इन द हाउस. तो वो अपना शी हैज़ डन हर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, एंड पहले स्पोर्ट्स वगैरह में थी, अब नाउ शी इज़ नो मोर इन द स्पोर्ट्स. आई हैव गॉट 4 चिल्ड्रन, 3 daughters and 1 son. मेरी बड़ी बेटी यूनाइटेड नेशंस में काम करती है, UNEP में. शी इज़ मैरिड एंड वर्किंग. शी इज़ पोस्टेड इन बैंकॉक. उसके एरिया जो है एशिया उसका एरिया है, तो शी कीप्स ऑन कमिंग टू वेरियस प्लेसेस, गोज टू चाइना, पाकिस्तान, ऑल दीज, फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट प्लेसेस. सो दैट इज़ वन. So she is well settled. My second daughter is a lawyer. She did her law from Symbiosis in Pune. Her husband is also a lawyer. He also did his Symbiosis Pune. sir, sorry to interrupt. That's why you also did LLB, BA LLB.
LLB तो मैंने इसलिए किया जिससे कि नौकरी के बाद जो है ना, कुछ अगर मान लो क्राइसिस पड़ जाए पैसा टका की, तो मैं अपना कुछ मतलब वकालत कर सकूं, है ना। इतना तो अनुभव हो ही गया है प्रशासनिक उसमें। कलेक्टर रहा मैं बहुत जिलों में, तो लैंड रेवेन्यू के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में या बाकी जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं, तो मैंने कहा कम से कम फॉर्मल डिग्री करने के बाद काला कोट पहनने की परमिशन मिल जाएगी तो आई कैन डू दैट। लिया कोई केस अभी तक? अभी तो नहीं लिया है, लेकिन अभी क्राइसिस नहीं आई है। सो वे बेसिकली लॉयर है दोनों। माय सेकंड डॉटर इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और हस्बैंड इज आल्सो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो सब में काम करते हैं वो लोग। तीसरी बेटी मेरी काम करती है ONDC में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो हम लोगों ने चालू किया था। तो पहले वो EY में काम करती थी, तो उसका इंटरेस्ट, शी हैज़ डन हर मास्टर्स फ्रॉम दी, एक तो BTech किया कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम IIT मेसरा, उसके बाद शी हैज़ डन हर मास्टर्स फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बॉम्बे। तो वो अपना सोशल सेक्टर में है, तो शी डील्स विद सोशल सेक्टर इन ONDC। माई सन इज़ अगेन अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। वो जो है एक स्विस फर्म है जिस्ट करके, उसका इंडिया ऑफिस का इंचार्ज है वो काम करता है। वो चारों बच्चे अपने प्रेम से सेटल्ड हैं। हम दोनों मियाँ बीवी अपने आराम से रहते हैं। अभी फ़िलहाल हाथ पैर चल रहे हैं, तो कुछ मतलब जैसे यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ बच्चों को पढ़ा देते हैं या कुछ लेक्चर दे देते हैं। उसके बाद जो है बाकी अपने गांव चले जाते हैं। गांव में भी आई एंजॉय, बट वन ऑफ द थिंग्स विच आई मस्ट से दैट आई हैव एंजॉयड माई लाइफ, आई कंटिन्यू टू एंजॉय माई लाइफ। तो तुमने जो कहा ना कि लो और हाई तो ज़िंदगी में होते ही रहते हैं, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। मतलब कभी कंप्लेन करते थे कि आपको उनके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहिए था, या फिर? हाँ, इनफैक्ट एक जो कारण रहा, मेरे बच्चा, कोई भी मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। उसका कारण यही है कि उन्होंने कहा कि आपका जीवन तो बिल्कुल ही बेकार जीवन है। यू आर नॉट, यू नो, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग यू आर नॉट विद अस। आपने तो अपना जॉब को मैरिज कर लिया था। तो ये बात सच है कि मतलब इन अ पब्लिक सर्विस लाइक दिस, especially in the earlier areas where you are SDO, you are district magistrate, you are commissioner, तो उस समय क्या होता है कि कोई टाइम नहीं रहता है। दिन रात की ड्यूटी है आपकी। मतलब कभी कोई क्राइसिस हो गई तो फिर 24 घंटे आप लगे हुए हैं। ऐसे कई सारे दिन आते थे जब हम लोग सोते नहीं थे। बाढ़ आ गई, जैसे हमारा तो बिहार में पूर्णिया में था, मैं 3 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वहाँ बाढ़ आ गई। उसके बाद फिर जो है इलेक्शंस हैं या और भी क्राइसिस होती रहती है, कई तरह की दंगे हो गए या कुछ हो गया, तो देन यू हैव टू गेट इन्वॉल्व इन दैट। तो वैसी स्थिति बच्चों का कंप्लेंट यही था कि भाई आप तो हमको टाइम दिया नहीं आपने कभी, तो हम आपकी नौकरी ये नहीं करेंगे। तो दैट इज़ नोबडी अपीयर्ड ऑल्सो, मतलब वो ये प्रयास भी करता ना। हमने कहा कुछ, पर हमने कहा ठीक है भाई, जो आपको करना है करिए। So, but you are satisfied with your life? No, I am very happy with my life. Sir, what was the favorite phase of your मतलब career, जहाँ पे आपको लगा कि यार ये तो बेस्ट फेज है, यहाँ से कभी निकलने का मन नहीं किया वहाँ से? Honestly speaking, I have enjoyed every work which I have done. Honestly, I mean, one can always say कि मेरा UIDAI का 4 साल का बड़ा exciting period था. Yes, it was very exciting because you were doing, you know, lot of innovations like startup. जैसे शुरुआत हुई तो मतलब नंदन के पास तो कमरा था, मेरे पास कोई कमरा नहीं था ऑफिस बैठने के लिए। तो अब मैं गए, हमने कहा गुरुजी हम कहाँ बैठेंगे, तो बोले यही कुर्सी खींच के बैठ जाओ यार। तो हमने कहा भाई अब आप चेयरमैन हैं, हम DG हैं, थोड़ा मतलब रहना चाहिए ना हम लोग कमरा अपना। बोले तो स्टार्टअप है, शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो एक्चुअली दैट वाज वेरी एक्साइटिंग। So I have found every job to be quite exciting, honestly. And it's a question of how you approach the job, how you approach the issue. If you approach the job not as something which you are bound to do, but something which you can get interested in doing. Sir, you are a professor, you are a lawyer, you are a bureaucrat. So if we can go back in time and then I again give you all the options. So what career you want? I would still say that the Indian Administrative Service, this is, I think, a very unique service in the whole world, in the sense that it gives you a huge amount of, you know, opportunities to contribute. कुछ लोगों का हो सकता है वो जनरल स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट का जो डिबेट चलती रहती है, बट आई थिंक इट्स एज आई सेड, दीज वेरियस जॉब्स
You know, as a CEO of a company, you don't require to know the nitty-gritties of the science of everything, right? You are a manager, you are administrator. So as an administrator, you must be effective in getting delivery done. तो मुझे लगता है कि मैं तो I will again like to get into the civil services because I found this to be very, very exciting, and this civil service only gave me that kind of opportunity to kind of experiment with many things, to do, to take some risks. For example, आधार में everybody, the whole world had said कि आधार तो प्रोजेक्ट बेकार है, ये हो ही नहीं सकता है, प्राइवेसी वायलेट करता है, ये जो है बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कर देगा, ये फलाना, इसके नुकसान हो जाएंगे, तरह तरह की बातें होती रहती थी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उस कमेटी ने भी कहा कि दिस इज़ अ यूजलेस प्रोजेक्ट गोइंग विदाउट एनी डायरेक्शन। अगर आधार सफल ना होता तो हम सब लोग जेल में होते आज। तो ये रिस्क लेना, और पर रिस्क के बाद आप यू हैव अ सेटिस्फैक्शन ऑल्सो कि भाई आपने कुछ कर दिया जो कि मतलब देश के लिए हितकारी है, उपयोगी है। But in today's time, it is more about power and perks. लोग मतलब not found it as an exciting job, but लोगों को बाहर से इतना power and perks है, तो this is one of the motivation behind joining civil services. No, I don't think in my case, as you know, as I explained to you, मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहता था। मुझे कोई बहुत ज़्यादा पावर पर्क्स से बहुत कोई, और गांव का आदमी है उसको कोई बहुत बड़ा पावर पर्क्स मुझे कोई इच्छा नहीं थी। ऑफ कोर्स शुरुआत में व्हेन यू गेट इनटू दिस एंड यू नो व्हेन एवरीबडी स्टार्ट सल्यूटिंग यू, तो थोड़ा सा तो अहंकार होता है आदमी के अंदर, लेकिन इट ऑल गोज अवे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड, हाउ यू बेसिकली approach a job, whether you look at it as a power play or you approach it as a public service. So if you really approach it as a public service, then you enjoy it also. When you are able to put a smile on somebody's face, that's the greatest reward of your job. So I think the job itself is a reward, but then of course it's a reward only when you look at it and you work it in that manner, not really something कि मतलब आपको पावर ही चाहिए। तो पावर का क्या उपयोग है भाई? पावर का उपयोग ये है कि आप अपना किसी का फेयर सिफारिश कर सकते हो, किसी के मदद कर सकते हो। किसी का मदद करने में पावर का इस्तेमाल हो तो कोई नुकसान नहीं है, प्रोवाइडेड यू डोंट वायलेट एनी अदर प्रोविजंस एंड यू डोंट वायलेट द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पीपल। बट अगर किसी को मतलब अननेचुरल या मतलब अननेसेसरी घूस खाना, तो पावर का तो पार्ट नहीं है वो, ठीक है ना। यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट power may probably provide you a lot of opportunities to make money, but that is not what you are supposed to do. कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं तो कहते हैं हम ईमानदारी ही है। ईमानदारी नेसेसरी कंडीशन है, ईमानदारी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ईमानदारी होने से ही कुछ नहीं चलता है भाई। ईमानदारी साथ डिलीवर भी करो ना, कुछ काम भी तो करो यार। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, sir. So thank you so much for coming to our show. And on the ending note, I want you to give some advices for youth and students from your life's learning and experiences. भैया, I am not really one of those evolved fellows who can give advice to people. I can, दो चीज़ें मुझे बहुत important लगती हैं। एक तो ये है यार, be yourself। सबसे बड़ी चीज़ है, ज़्यादा मतलब मुखौटा मत लगाओ। नेचुरल तरीके से अगर आप नेचुरल रहोगे ना, so that is the biggest strength. You don't try to imitate somebody. Don't try to copy somebody. That is one part. And secondly, be honest and sincere in your approach and work. जो भी काम मिले बढ़िया से मस्त होके करो, खुशी खुशी करो, ठीक है ना। कई बार ज़िंदगी ऐसा ऑफर नहीं करती है जिस जो मतलब आप चाहते हो, तो जो मिला आपको, मैं ये नहीं कहता संतुष्ट हो जाओ, ग्रोथ के लिए प्रयास करते रहो, लेकिन ये नहीं है कि क्रिब करते रहो कि यार हम ये नहीं बने तो अब कुछ नहीं बने। ये बहुत गलत बात। जिस कैपेसिटी में भी हो, उस कैपेसिटी में आनंद करो और उस कैपेसिटी में खूब एंजॉय करो, उस कैपेसिटी में बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। तो ये मुझे तो लगता है यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।